वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि ये हर जगह काम आएगा आपको, बीएससी में भी और एमएससी क्लास में भी काम आएगा। तो एमएससी उदय प्रताप कॉलेज के एमएससी के सिलेबस में भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो आज शुरू करते हैं फ्री स्पेस से, और फिर उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम में भी करेंगे। तो आज जो शुरुआत करेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इसको आगे लेके चलेंगे और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को मिलेंगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 फंडामेंटल लॉज हैं और जिनको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये आप लोग शायद बीएससी 1 में पढ़े भी होंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशन हैं। कौन कौन से हैं? तो हम लोग का पहला इक्वेशन है डेल डॉट डी इक्वल टू रो। डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉस लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ से ही निकाला गया है। तो इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, तो आगे टर्न पे हम लोग करेंगे। फर्स्ट ईयर में था आपके यहाँ। सेकेंड लॉ है डेल डॉट बी इज़ 0। ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है आपका, दिस इज सेकेंड। और इसको कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो 2 लॉ तो ये हो गए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एक मैग्नेटोस्टैटिक का। थर्ड लॉ हम लोगों का है, थर्ड लॉ है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेबर बी बाई डेबर टी। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ हो गया ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है कि इसके हिसाब से है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। दैट इज़ changing magnetic field is a source of electric field। और चौथा आपका लॉ है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेबर डी बाई डेबर टी। और इसको हम लोग कहते हैं, इस चौथे लॉ को बोलते हैं, फोर्थ लॉ को बोलते हैं, दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कितना था? एम्पियर्स लॉ वाज डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। ये था एम्पियर्स लॉ, और ये आपका होल्ड करता था फॉर स्टेडी स्टेट फिनोमेना ओनली। अगर चेंजिंग फील्ड है, अगर चेंजिंग फील्ड्स हैं, तो ये लॉ होल्ड नहीं करता था। तो उसको मॉडिफाई करना पड़ा था मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, और ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो ये 4 बेसिक लॉज हैं जो हम लोग यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन स्टडी करेंगे। अब इसमें जो पैरामीटर्स आए हैं, पहले उनका नाम जान लें, उनकी यूनिट्स क्या हैं, और फिर उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पैरामीटर हैं, इलेक्ट्रिक पैरामीटर और मैग्नेटिक पैरामीटर्स। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हम लोग देखें यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। हमारे पास है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्म है हमारे पास डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई डी की। इसी तरह यहाँ पर है बी। बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। तो इसको बी को मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहते हैं, बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह तीसरा इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखा जाए तो हमारे पास है चार्ज डेंसिटी रो। दिस इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर हमारे उसमें क्या है, जे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी 6 क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको लेके हम लोग स्टडी करेंगे। और अभी इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस हैं जो कि हमारे ई को डी से रिलेट करते हैं, बी को एच से रिलेट करते हैं, और जे को हमारा ई से रिलेट करते हैं। तो वो रिलेशंस क्या हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस हैं। रिलेशंस है वो क्या है, एक है हमारा जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, जे हम लोगों ने लिख ही लिया है। दूसरा आता है बी इक्वल टू म्यू एच, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी से लिंक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से लिंक है। और एक तीसरा है डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ये इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस। जो हमारे 4 इक्वेशंस थे उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस भी हैं जो इनको रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब अगर हम लोग देखें, ये हमारे 4 इक्वेशंस थे और ये कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस है। अब हमको स्टडी करना है मान लीजिए फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के केस में क्या होता है, तो फ्री स्पेस में अगर हम लोग सोचें तो हमारा सिग्मा तो 0 होता है। हमारा जो कंडक्टिविटी फ्री स्पेस की होती है वो 0 होती है। तो अगर कंडक्टिविटी 0 हो गई तो हमारा फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस सिग्मा 0 हो गया। तो इससे अगर हम लोग देखें तो हमारा जे 0 हो गया।
फ्री स्पेस के केस में कि उसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है। कंडक्टिविटी क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होती है। फ्री स्पेस में रो भी ज़ीरो होता है। तो ये दोनों ज़ीरो हो गए। और दूसरा म्यू, म्यू क्या है हमारी? म्यू इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो। उसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं। और इसी तरह एप्सिलॉन यहाँ पर है। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। और फ्री स्पेस के केस में ही हो जाएगा एप्सिलॉन ज़ीरो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इनकी वैल्यूज फिक्स होती है। फ्री स्पेस के केस में म्यू ज़ीरो की वैल्यू होती है, दिस इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, 4 पाई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। ये हमारी वैल्यू फिक्स है फॉर फ्री स्पेस। तो ये इक्वेशन है हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन है। और फ्री स्पेस के केस में ये कंडीशंस है। अब अगर हम लोग इन कंडीशन को यूज करें तो हमारा इक्वेशन 1, 2, 3, 4 जो मैक्सवेल्स रिलेशंस थे वो अब हो क्या जाएंगे, उनको देखा जाए। तो हम लोग अगर यूज करें इन सब रिलेशन को, और तो हमारे इक्वेशन क्या है? डेल डॉट डी इक्वल टू रो। अब रो जीरो है तो जीरो हो गया। अब डी को हम लोग, डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन उसको हम लोग चेंज कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन ही था, सिंस एप्सिलॉन जीरो इज नॉन जीरो। तो ये हम लोग, हमारा क्या था? डी वाज एप्सिलॉन जीरो ई इन फ्री स्पेस। तो अगर यहाँ पर रखें तो डेल डॉट एप्सिलॉन जीरो ई, अब रो इज जीरो इन फ्री स्पेस, तो इससे हम लोग कहा जाएगा डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। से इक्वेशन नंबर 5, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं कि डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इस तरह दूसरे को हम लोग देखें, दूसरा केस क्या हो जाएगा? डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। बी क्या था हमारा? डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। बी कितना था? बी वाज म्यू एच, म्यू जीरो एच इक्वल टू जीरो। तो दिस इज डेल डॉट एच इज जीरो बिकॉज म्यू जीरो इज नॉन जीरो। तो एक दूसरा इक्वेशन आ गया, डेल डॉट एच इज जीरो। ये हम लोग एच में या ई में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम अपने इक्वेशन को, चारों मैक्सवेल्स रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, या सीधा कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या आएगा? डेल क्रॉस ई। ये तो ऐसे रख देते हैं, डेल क्रॉस ई। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया आपका। डेल क्रॉस ई विल बी, यहाँ सब्सटीट्यूट कर बी इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू जीरो, तो माइनस म्यू जीरो डिवाइड एच बाई डिवाइड टी। से इक्वेशन नंबर 7। एंड 8th क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस एच। तो यहाँ पर है आपका डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, जे जीरो, डी एप्सिलॉन जीरो, तो दिस इज एप्सिलॉन जीरो डिवाइड ई बाई डिवाइड टी। ये आपके इक्वेशन हो गए फॉर फ्री स्पेस। हमने कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस यूज कर लिए, हमने सारे को फील्ड के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सारे हमारे फील्ड हैं इस समय, ई एच। अब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि ई का अगर हम लोग देखें तो कहाँ से आ रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ई प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखें, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एच प्रोड्यूस हो रहा है।
मतलब ये लिंक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैग्नेटोस्टैटिक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर चेंजिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर ये चारों हैं, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे ई और एच, तो ये कैसे रिलेटेड हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं ये चारों इक्वेशन। तो इसको और थोड़ा आगे जाएं, हम इसको कुछ वेव इक्वेशन फॉर्म में ले जाएं जो हमारा सेकेंड ऑर्डर का होता है, तो देखा जाए तो हम लोग इसका अगर इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल निकालें, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7, कर्ल मीन्स डेल से उसको डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उसको कहते हैं कर्ल। जैसे हम लोग कहते हैं कर्ल ए, तो कर्ल ए मीन्स डेल क्रॉस वेक्टर ए। किसी वेक्टर का अगर कर्ल निकालना है तो उसको डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, और जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ ए। ये दो ऑपरेटर होते हैं डेल और एक वेक्टर के बीच में। डेल किसी स्केलर पर भी कर सकता है, वो हमारा किसी स्केलर पर ऑपरेट कर सकता है, और उस केस में हम लोग उसको कहते हैं ग्रेडियंट। अगर किसी स्केलर पे डेल ऑपरेट करता है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ऑपरेट करता है किसी वेक्टर को तो कर्ल कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट थ्रू करता है तो डाइवर्जेंस बोलते हैं उसको। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 7 का अगर कर्ल निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस म्यू 0 डिवर एच बाई डिवर टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डेल डेल डॉट ई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस डेल डॉट डेल ई इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू 0 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिए म्यू 0। अब यहाँ डेल क्रॉस डेबर एच बाई डेबर टी, दैट इज एच के ऊपर दो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, एक डेबर बाई डेबर टी कर रहा है, दूसरा डेल से हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। तो एक चीज़ और होती है कि ये डेल ऑपरेटर और डेबर बाय डेबर टी ये इंटरचेंजेबल है। मतलब कि चाहे पहले आप डेबर बाय डेबर टी ऑपरेट करिए तब डेल ऑपरेटर करिए, और चाहे पहले डेल ऑपरेट करिए तब डेबर बाय डेबर टी करिए। तो हम लोग पहले डेल ऑपरेट कर देते, दैट इज़ डेबर बाय डेबर टी बाहर निकाल लेते हैं और इसको पहले डेल से ऑपरेट कर देते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, डेबर बाय डेबर टी यहाँ था उसको निकाल लिए, पहले हमने डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर दिया और एच, और उसके बाद हमने डेबर टी से ऑपरेट कर दिया, तो इससे कुछ नहीं। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर अगर हम लोग 5 से देखें तो डेल क्रॉस ए 0, ये 0 हो गया। और इक्वेशन नंबर 8 से देखा जाए तो डेल क्रॉस ए कितना है, ये है। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, तो इससे आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर, डेल डॉट डेल ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, तो डेल डॉट डे इज डेल स्क्वायर ई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू 0 डिवाइड बाई डिवाइड टी, और इसकी वैल्यू रख दिया जाए यहाँ से एप्सिलॉन 0 डिवाइड ई बाई डिवाइड टी। अब ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल लें तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डिवाइड 2 ई बाई डिवाइड टी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ गया जो कि केवल ई पर है। अभी क्या था यहाँ पर, ई और एच एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब ये हमारा डीलिंक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन आ गया हमारा केवल ई के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरह मूव कर रहा है,
किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आ गया, ये आपका आ गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से इक्वेशन नंबर 9। सिमिलरली अगर हम लोग कर्ल ले लें इक्वेशन नंबर 8 का, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 8, तो आप क्या पाएंगे कि आप पाएंगे कि आपका इस तरह की इक्वेशन आ गया। ये हम लोग कर्ल ले लिए, यहाँ पर आपका हो गया एप्सिलॉन 0 डेबर ई बाई डेबर टी, और फिर हम लोग वही काम करें कि ऑपरेटर को इंटरचेंज कर लें। यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, आपका प्लस है। अब इंटरचेंज कर ले अगर हम ऑपरेटर को, तो एप्सिलॉन 0 डेबर बाई डेबर टी, ये तो आ गया बाहर, डेल क्रॉस ई हो गया, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू इक्वेशन 7 से ले ले तो हमारा, और ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एच हो गया, यहाँ एच हो गया, हमारा ये टर्म फिर 0 है इक्वेशन नंबर 6 से। तो इक्वेशन आ क्या गया हमारा, अगर इसको सॉल्व करके देखें तो यही इक्वेशन आ गया, डेल एच इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेबर 2 एच बाई डेबर टी स्क्वायर। डेल क्रॉस ई की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 7 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 10 हमारा आ गया, डेल स्क्वायर एच इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेबर 2 एच बाई डेबर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 10 आ गया। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन थे 1 2 4, उससे ये आपको पता लग गया कि इनसे हम लोग इसको डीलिंग कर लिए, ए को अलग कर लिए, एच को अलग, दोनों का अलग अलग इक्वेशन देखना चाह रहे हैं कि किस तरह का आया। तो दोनों सिमिलर इक्वेशन है। ई के लिए जिस तरह इक्वेशन है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन है। और अगर आपको याद हो कि ये वे इक्वेशन है कौन सी, तो ये हमारे वेव इक्वेशन है। ये हम लोग को पढ़े हुए हैं कि हम पढ़े हुए हैं, हमें पता है कि वेव इक्वेशन क्या होता है। जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है, वो डेल स्क्वायर साई माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेबर 2 साई बाई डेबर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक ट्रेवलिंग वेव है जो कि वी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसके लिए ये वेव इक्वेशन होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वेव थ्योरी में। तो इस चीज़ को हम लोग यूज कर लें, क्योंकि दोनों देखिए इसी तरह के हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस दिस इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं माइनस दिस इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, बस अंतर क्या है कि ये वेक्टर फॉर्म में है और ये हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर फॉर्म में भी तो स्केलर होते ही हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो स्केलर में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर ई के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसी तरह का इक्वेशन है, तो तब हुआ कि ई एक्स के लिए, ई वाई के लिए, ई जेड के लिए सिमिलर इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। और इसी तरह एच के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो एच के तीनों कंपोनेंट के लिए इक्वेशन मिल जाएंगे। तो कहने का हुआ कि ये एक वेव इक्वेशन है जिसकी स्पीड v है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्पीड कितनी आएगी, तो एक मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ट्रेवलिंग वेव है हमारा, ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग वेव है, इसका इक्वेशन है। और दूसरा कि ये अनअटेन्यूएटेड है, तब कोई डिसिपेशन नहीं है इस इक्वेशन में। हम लोग जब कंडक्टिंग मीडियम में करेंगे तो देखेंगे कुछ और टर्म आ जाएंगे, वो बाद में किया जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि ये दोनों एक ही तरह हैं। अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो हम लोग को दिखता है, कंपेयर कर दें दोनों को, इसको और 9 या 10 किसी एक को कर दें, दोनों को कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि v इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो एक चीज़ तो ये आ गई, ये आएगी। और म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको पता है, म्यू 0 कितना है 4.10⁻⁻7, 4.10⁻7, और एप्सिलॉन 0 कितना है म्यू 0 हम लोग का था, म्यू 0 आज 4 पाई × 10⁻⁻7,
और एप्सिलॉन 0 आज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन MKS यूनिट। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू होती है, किस चीज़ की? ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो एक चीज़ तो और अच्छी चीज़ आ गई कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या हम लोग का जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या हम कहें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है फ्री स्पेस में, किस स्पीड से करती है? सी से। सी इसी को हम लोग सी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो एक चीज़ आ गया कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है इन फ्री स्पेस। मीडियम में क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ आ गया कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कहिए या मैग्नेटिक करिए या दोनों को मिला के, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन से ही आए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। एक चीज़ तो ये आ गया है। और आगे चला जाए, हम लोग अगर इसके सलूशन माने लेट, तो अगर ये ट्रेवलिंग वेव हैं तो सलूशन इसके मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशंस या लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको सेटिस्फाई करें, सॉल्यूशन ट्रेवलिंग वेव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 एंड 10। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? तो हम लोग मान सकते हैं कि ई हमारा E0 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, और भी इसी तरह H को मान सकते हैं H0 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। ये ट्रेवलिंग वेव सॉल्यूशन हो गए। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोगों ने दोनों को एक ही फेज में माना हुआ है। इसका क्या रीज़न है कि हम लोगों ने E एंड H को एक फेज में माना है? मतलब इसका सॉल्यूशन तभी आएगा कि जब दोनों एक फेज में हो। तो वो आपको बताना है कि हमारे जो ये इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, तभी सेटिस्फाई करेंगे जब E एंड H विल बी इन फेज। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, नहीं तो अगले टर्न में हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपको होमवर्क है आपका, वाई E and H are taken in phase। ये आपको करना है कि ये क्या रीज़न है, और करिएगा, नहीं तो अगले उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना रिस्पांस दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा E और H ये हो गया। अब इस E और H को मानने से हमारे कई फ़ायदे होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि डेबर बाई डेबर टी निकालना है, डेबर E बाई डेबर टी निकालना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और, ये E0 क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के एक नया टर्म आया है, के इज प्रोपेगेशन वेक्टर। प्रोपेगेशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड 2 पाई बाई लैम्डा, और इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है हमारी, वो डायरेक्शन के की होती है। तो प्रोपेगेशन वेक्टर होती है, उसकी मैग्नीट्यूड इतना होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में होता है। तो ये आ गया हम लोग का। तो अगर डेबर E बाई डेबर टी निकालें, इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो E0 तो कांस्टेंट है, और I इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा। तो ये क्या आ गया? माइनस आई ओमेगा ई। दैट इज़ डेबर बाई डेबर टी जब भी ऑपरेट करना होगा
माइनस आई ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपली एच पर ऑपरेट करेंगे तो माइनस आई ओमेगा एच हो जाएगा। इसी तरह अगर आप करके देखें कि डेल ऑपरेटर जब डेल ऑपरेट करेगा तो वो रिप्लेस कर देगा आई के से, आई के। डेल जब ऑपरेट करेगा तो आई के से आप करेगा। जैसे देख सकते हैं आप कि अगर हम लोग देख लें एक क्वांटिटी पर देख लें कि डेबर ई बाई डेबर एक्स निकाल लें, अगर एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा। इसको जब करना होगा डिफ्रेंशिएशन तो ई जीरो तो कांस्टेंट है आपका, एक्सपोनेंशियल वही आ जाएगा माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। और जब x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर क्या आएगा, के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। और जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप उसका तो क्या आ जाएगा, के डॉट आर का जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के एक्स आ जाएगा और बाकी सब वैसे ही आ जाएगा ई। तो जब x के रिस्पेक्ट में किया गया तो के एक्स आ गया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई के वाई आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे आई के जेड आ जाएगा। और फिर जब डेल डॉट करेंगे तो मतलब वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आई के। तो एक चीज़ हुआ कि अगर हम लोग सोल्यूशन इस टाइप का ले लें, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 12, अगर हम लोग इक्वेशन 11 एंड 12 टाइप का सोल्यूशन ले लें तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो डेबर बाई डेबर टी निकालना होगा कहीं, तो उसको हम लोग केवल रिप्लेस कर देंगे माइनस आई ओमेगा से। ई पर करना तो यहाँ ई आ जाएगा, एच पर करना तो यहाँ एच आ जाएगा। और क्या होगा, डेल ऑपरेटर क्या रिप्लेस करेगा, डेल ऑपरेटर रिप्लेस हो जाएगा आई के से। तो ये हम लोग चेंज, इससे आसानी हो जाएगी। अब अगर इस चीज़ को हम लोग यूज कर ले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में, तो 5 क्या हो जाएगा देखा जाए, डेल डॉट ए। तो डेल ऑपरेटर किससे रिप्लेस होगा, आई के। तो आई के इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 5 क्या हो जाएगा, आई के डॉट ए इक्वल टू 0। तो आई इज ए कांस्टेंट, इसको हम लोग 0, इसको उधर लेके चले गए तो 0। एक चीज़ आ गया कि के डॉट ए 0। इसी तरह इससे अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन नंबर 6 से आ जाएगा के डॉट एच इज 0 से इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 14। अब इसमें रखा जाए, यहाँ पर क्या आएगा, डेल क्रॉस ए। यहाँ पर रख के देखिए, इस सलूशन को अगर हम लोग रख दें तो डेल क्रॉस इससे क्या आएगा, डेल क्रॉस, डेल को हम लोग आई के मानते हैं, तो आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू 0 डेबर एच बाई डेबर टी। डेबर एच डेबर उससे किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस आई ओमेगा से, माइनस आई ओमेगा एच। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो के क्रॉस ई आ गया आपका, के क्रॉस ए इज म्यू 0 ओमेगा एच। ये इक्वेशन नंबर 15 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 8 से हम लोग कर सकते हैं, उससे आ जाएगा आपका के क्रॉस एच इक्वल टू, वहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ओमेगा एंड ई, एक माइनस साइन आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आएगा, डेबर ई बाई डेबर टी के कारण इस वाले टर्म से माइनस साइन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 16 हो गया। ये हमारे 4 इक्वेशन मिल गए जो कि आपको बताते हैं इनकी नेचर कैसा है। ये 4 इक्वेशन जो मिल गए हैं, इनसे नेचर पता लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे के डॉट ई, 2 वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0, या तो दोनों वेक्टर 0 हो या फिर वो 90 डिग्री पे है, या कोई वेक्टर 0 हो। तो मान लीजिए ना के 0 है ना ई 0 है, तो इससे ये पता लगा कि हमारा के ई से परपेंडिकुलर है या ई के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ
ई क्या है, के क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। दूसरा इससे क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 14 से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इससे हम लोग का निष्कर्ष आएगा कि ई इज परपेंडिकुलर टू के। इससे आएगा एच इज परपेंडिकुलर टू के। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ई है, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर एच है। तो ऐसे वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे हो उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। दैट इज हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स है उसका नेचर। क्यों, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हमारा के है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी के डायरेक्शन में जा रही है। और इससे अगर देखें तो ई हमारा उसके परपेंडिकुलर है। जो ई के कंपोनेंट है, ई जो वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है, क्योंकि ई ट्रेवलिंग वेव है, उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है। तो इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स नेचर। एक चीज़ आ गया, सिंस ई एंड एच आर perpendicular to the direction of motion thus इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर इज ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि ई और एच दोनों के परपेंडिकुलर है। एक चीज़ तो ये आ गया। अब देखिए इससे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि भाई मान लो हमारा ई इधर है, सॉरी के इधर है, तो हमारा ई भी इधर है, एच भी इधर है। ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है ये दोनों। तो इसके लिए हम लोग आगे के वो देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो जो तीसरा वेक्टर आता है वो उसके परपेंडिकुलर, मतलब के भी, जैसे मान लो हम लोग ऐसे सोचे कि एक वेक्टर ए है और उसको दूसरा वेक्टर बी है, इसको क्रॉस कर दिए तो हम लोग का क्या आता था, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। ये एन कैप क्या था, एन कैप एक यूनिट वेक्टर था, किसमें, जो कि ए के परपेंडिकुलर था, बी के परपेंडिकुलर था। ये एन कैप एक परपेंडिकुलर प्लेन में था, जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता था यूनिट वेक्टर। दैट इज ये एन कैप इसके भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर। तो इसी तरह हम लोग यहाँ सोच सकते हैं कि तीन वेक्टर हैं के, ई एंड एच। तो इससे क्या हुआ कि के क्रॉस ई कर रहे हैं तो एच की डायरेक्शन में आ रहा है। दैट इज कि जो के और ई है, के वेक्टर और ई वेक्टर, वो एच के परपेंडिकुलर है। के और ई दोनों एच के परपेंडिकुलर है। अब देखो ये नहीं सोच सकते हम लोग कि इधर ई भी होगा और के भी होगा, सॉरी एच भी होगा, क्योंकि ई और के दोनों एच के परपेंडिकुलर है। और इससे अगर सोचें इक्वेशन 16 से, तो इससे भी वही आ रहा है कि के और एच वेक्टर दोनों ई के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब क्रॉस कर रहे हैं तो ई का डायरेक्शन आ रहा है। तो जो डायरेक्शन क्रॉस करने के बाद आता है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, जो कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो एक चीज़ आ गया कि हमारा जो वेक्टर है वो ई, मतलब ये ई एच एंड के ऑल आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक चीज़ ये आ गया कि ई एच एंड के ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इससे एक चीज़ और आ गया कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी को कर रहे हैं तो ये एन कैप आ गया, या के क्रॉस ई को कर रहे हैं तो एच की डायरेक्शन आ गई। लेकिन जब के क्रॉस एच कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ऑर्थोगोनल सेट बना लें, राइट हैंड ऑर्थोगोनल सेट बना लें, जैसे हम लोग कहते थे ये आई है तो ये जे है, ये के है,
अगर उल्टा उसको बदल दें कि इसको आई कह दें तो फिर ये जे होगा और ये के होगा। ये ऐसा उल्टा नहीं चलेगा, राइट हैंड उसमें चलेगा ऑर्थोगोनल सेट में। तो अगर ये हमारा आई है, ये जे है, ये के है, तो अगर हम लोग देखें इसके हिसाब से कि के, अगर हम लोग इधर मान लें के वेक्टर, तो ई हमारा इधर ही होगा, वाई एक्सिस के अलांग ई होगा और जेड एक्सिस के अलांग एच होगा। ये राइट हैंडेड सेट है। मतलब अगर हम लोग कहें कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, तो हमारा राइट हैंडेड सेट क्या बनेगा, ई एच के ई एच। हम लोग राइट हैंडेड सेट हमारा क्या बनेगा, ई एच के। या आप दूसरा कर दीजिए, के से शुरू करें, के ई एच, और यहाँ शुरू करेंगे एच के ई। ये राइट हैंडेड सेट है। मतलब इसको क्रॉस करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट इज, अगर कोई पूछे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ई क्रॉस एच अगर करेंगे तो ये किधर होगा, के की डायरेक्शन में। ई क्रॉस एच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ के, और के क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और एक अच्छी चीज़ है कि ई क्रॉस एच एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और वो किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, पॉइंटिंग वेक्टर, इससे पता क्या चलता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ के, मतलब ई के भी परपेंडिकुलर होगा, एच के भी परपेंडिकुलर होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, के डायरेक्शन में होगा। तो एक तो निष्कर्ष ये आया कि इसमें हम लोगों ने निकाला कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और तीसरा एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर भी क्या विशेषता होती है कि ई एच और के ये राइट हैंड ऑर्थोगोनल सेट बनाते हैं। उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और आती है, वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि अगर हम लोग देखें कि ई और एच हम लोगों ने माना है कि ये दोनों फेज में है, ई और एच दोनों वेक्टर को हम लोगों ने फेज में माना हुआ था। तो अगर ई वेक्टर को एच वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो एक रियल क्वांटिटी आएगी, दिस इज इक्वल टू ई बाई मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग देखें फॉर फ्री, ये दिस इज इक्वल टू म्यू बाई एप्सिलॉन फॉर फ्री स्पेस, दिस एंड दिस इज डिनोटेड बाई जेड, एंड दिस इज नोन एज intrinsic impedance, because its dimension is the dimension of resistance and its unit is ohm, and for free space its value comes to mu 0 by epsilon 0, z0 is mu 0 by epsilon 0, and this is 376.6 ohm. So this is the value of intrinsic 676.7 ohm. This is the value of intrinsic impedance. तो आज हम लोग इतना ही करते हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मीडियम में मूव करता है तब किस तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। अगर हमारा कंडक्टिंग मीडियम है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो किस तरह की प्रॉपर्टी आएंगी। और ये पॉइंटिंग वेक्टर जो अभी हम लोगों ने देखा है ई क्रॉस एच, ये क्या बताता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल तो आज इतने पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।